आशुतोष और मैं हूं संदीप चौधरी। जी हां, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अगर अभी चुनाव हो तो। जी हां, आप लगातार पिछले 4 दिनों से देख रहे हैं और आज 5वां दिन है। हम देश के 18 राज्यों में IBN7 के लिए एक सर्वे किया है CSDS ने और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि आज हमारा ग्रैंड फिनाले है। आज आपको राष्ट्र की तस्वीर बताएंगे, देश की तस्वीर बताएंगे कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनती नजर आएगी, कौन है देश का सबसे लोकप्रिय नेता और किसको मिल सकता है सबसे ज्यादा बहुमत और किसकी बन सकती सरकार। और अब तक हमने आपको 10 राज्यों की तस्वीर दिखाई है सिलसिलेवार तरीके से और इसी के लिहाज से आगे आज हम आपको पूरे देश की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस सर्वे की जरूरत इसलिए पड़ी कि चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी, सरगर्मियां ऐसी कि मानो किसी भी वक्त चुनाव हो सकते हैं। जी हां, जिस तरीके से नेताओं के बयान आ रहे हो, जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश हो रही हो, जिस तरीके से मोहल्ले चौपालों पर जिस तरीके से बहस और मुहासे हो रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि फिलहाल चुनाव का माहौल इस वक्त हमारे साथ है। ऐसे में यह सवाल अहम हो जाता है, क्या होगा अगर आज चुनाव हो तो इस पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें, 2014 में कौन बनाएगा सरकार और क्या मोदी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और आपसे कह सकते हैं कि जो मेहमान हैं ये देश के कुछ फाइनेस्ट लोगों में से है, सबसे फाइनेस्ट ब्रेन्स में से अगर मैं अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करूं। न्यूयॉर्क एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर के प्रभु चावला हमारे साथ है, समाज विज्ञानी पुरुषोत्तम अग्रवाल हमारे साथ है, RSS के चिंतक राकेश सिन्हा हमारे साथ है जो कहीं ट्रैफिक में अक्सर फंस जाते हैं, आज भी फंस गए हैं, और साथ ही साथ आप पार्टी से जुड़े योगेंद्र यादव। लेकिन आज हम उनको आप पार्टी की वजह से नहीं बल्कि एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते जिनकी देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पहचान है, योगेंद्र यादव हमारे साथ है। सर्वे करने वाली संस्था CSDS के संजय कुमार और पायनियर के संपादक और बीजेपी नेता चंदन मित्रा। जी हां, आज चंदन मित्रा को हम संपादक की हैसियत से आपके सामने रखें, हालांकि उनकी भूमिका एक राजनीतिज्ञ की भी है और आजकल तो खासे चर्चा के अंदर भी है। और इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे, शुरुआत करेंगे, जानेंगे देश का नब्ज मिजाज क्या है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे अपने सहयोगी संदीप चौधरी। बिल्कुल जी, शुक्रिया आशुतोष। और जैसा हम बता रहे हैं, पूरे देश की तस्वीर क्या है, देश का मिजाज क्या है अगर अभी चुनाव हो तो, यह तस्वीर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा आशुतोष ने बताया, 4 दिन तक लगातार हम सिलसिलेवार तरीके से राज्यों की तस्वीर भी आपके सामने पेश कर रहे थे। दक्षिण की तस्वीर आपके सामने पेश की, आंध्र में कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, कर्नाटक में फायदा होगा, जबकि तमिलनाडु में जयललिता की पकड़ थोड़ी और मजबूत होती दिखी। अगर हम बिहार की बात करें, वहां पर नीतीश कुमार थोड़ा सा उनको नुकसान हो रहा है, लालू को जबरदस्त फायदा। पश्चिम बंगाल में अगर हम तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं, ममता की बात करते हैं, ममता अपनी बढ़त और बढ़ाने वाली हैं। राजस्थान में कांटे की टक्कर, गुजरात में क्लीन स्वीप होने वाली है, वहां मोदी फैक्टर काम करता दिख रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान फैक्टर, वहां पर भी जबरदस्त बीजेपी बनाती दिखा रही है। लेकिन अब बात करेंगे पूरे देश की, और आपके सामने जो हम ये तस्वीर अब पेश कर रहे हैं, इससे साफ हो जाएगा कौन कितने पानी में है, किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 28% वोट, 1% का नुकसान होने वाला है। लेकिन हम पूरे यूपीए की बात करें तो यूपीए के खाते में 1% वोट जाएगा, बाकी दलों की मैं बात कर रहा हूं, 7% का नुकसान है। कुल मिलाकर आंकड़ा, और इस पर आप गौर कीजिएगा, कुल मिलाकर आंकड़ा यूपीए का 29% बन जाता है। बीजेपी के खाते में 27% वोट यहां पर जाएंगी और आप देखेंगे 8% का बीजेपी को फायदा हो रहा है। और जो बीजेपी के घटक हैं, अब 2 ही बच गए हैं मोटे मोटे तौर पर, शिवसेना और अकाली दल, इनके खाते में 2%। तो एनडीए का आंकड़ा भी, उनका खाता भी 29% वोटों वाला दिखता है। इसके अलावा अगर हम बीएसपी की बात करें, मायावती की पार्टी हाथी को 6% वोट मिलेंगे, ना कोई नफा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में आप पाएंगे 4% वोट जा रहे हैं, 1% का फायदा है साइकिल को। वाम खेमा फिर से और नीचे खिसकता दिख रहा है, 6% वोट के साथ 2% वोटों का यहां पर उन्हें नुकसान हो रहा है। और अन्य की बात करें, और अन्य बहुत अहम हो सकते हैं यहां पर आशुतोष, यहां पर अन्य में द्रमुक हो, अन्ना द्रमुक हो, ममता बनर्जी हो, जेडीयू हो, तमाम ऐसे दल भी शामिल हैं। इनको 26% वोट, 4% का फायदा हो रहा है। ये तस्वीर है वोटों की तस्वीर आशुतोष। बिल्कुल संदीप, और जिस तरीके से आपने वोटों की का प्रतिशत बताया, उससे एक चीज तो बिल्कुल साफ है, कांग्रेस और बीजेपी के वोटों के बीच में ज्यादा फासला है। हालांकि 1% से कांग्रेस थोड़ी आगे है, लेकिन
इसको कहा जा सकता है कि किसी तरीके का कोई ज्यादा बुनियादी अंतर्निहित के आधार पर आप ये सोच रहे हो कि हम आपको जो है वोटों की गिनती का आंकड़ा बताएंगे, सीटें कितनी जीती हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और इसलिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि देश के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है इस बात को लेकर चल रही है कि आखिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। और प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में एक तो खुद नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं, बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से भी कह सकते हैं। उधर राहुल गांधी का नाम बड़ी जोर शोर से लग रहा है और लोग कह रहे हैं कि चुनाव राहुल बनाम जो है वो नरेंद्र मोदी का हो सकता है। संदीप, बिल्कुल, कौन बने देश का प्रधानमंत्री, ये नब्ज हमने टटोलने की कोशिश की। और मनमोहन सिंह की बात करें, अगर 2004 में आप पाएंगे तो वहां पर 1% लोगों की पसंद थे, लेकिन यह आंकड़ा बढ़कर 2009 में 18% हो गया था। 2011 में यह थोड़ा गिरा 10% और अब 6% पर आकर अटक गए हैं मनमोहन सिंह, यानी कि उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है। सोनिया गांधी की बात करें, सोनिया गांधी अब 2013 में 5% लोगों की पहली पसंद है। अब लगता है कि वो जो त्याग की मूर्ति बनी थी 2004 में, लोग कहते हैं कि नहीं, वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगी, शायद इसीलिए आंकड़ा लगातार घट भी रहा है। राहुल गांधी 2004 में 1% लोगों की पसंद थे प्रधानमंत्री के तौर पर, बढ़कर 2009 में 6% लोगों की पसंद बने और उसके बाद 2011 में 19% लोगों की पसंद। लेकिन अब यह आंकड़ा भी थोड़ा घट रहा है, 12% लोगों की पसंद है राहुल गांधी। तो नंबर 1 कैंडिडेट कौन है, पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? वो है नरेंद्र मोदी। 2004 में कोई आदमी उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं चाहता था, लेकिन आंकड़ा बढ़ा, 2009 में 2% हुआ, 2011 में यह 5% हुआ और अब 19% वोटों के साथ पसंदीदा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए हैं। और यहां पर लालकृष्ण आडवाणी की बात करूं तो वो 2% लोगों की पसंद है, जबकि मायावती 3% लोगों की पसंद। आशुतोष, संदीप, लेकिन एक आंकड़ा और भी बताते चलिए, आपने जो आंकड़े बताए हैं कि भाई मोदी और राहुल गांधी के बीच में अगर आमने सामने हो, अगर इनको सामने रख के बताया जाए तो कौन इस वक्त सबसे आगे निकलता नजर आ रहा है? ये मुकाबला बड़ा कड़ा है, कांटे की टक्कर है दोनों के बीच। सभी वोटरों से हमने राय जानने की कोशिश की तो राहुल गांधी 31% लोगों की पहली पसंद थे, जबकि नरेंद्र मोदी 33% लोगों की पसंद। यहां पर मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहूंगा अब हमें ताजा आंकड़ा दिखाएं मोदी बनाम राहुल का। यह आंकड़ा आपके सामने अब आ रहा है। राहुल गांधी 31% लोगों की पसंद, सभी वोटरों की हम बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी थोड़ा आगे, 33% लोगों में वो पसंदीदा उम्मीदवार हैं। जबकि महिलाओं की बात करें, दोनों बराबर हैं। 29% महिलाएं राहुल गांधी को चाहती हैं, 29% महिलाएं नरेंद्र मोदी को भी चाहती हैं। जबकि अनुसूचित जातियां यहां राहुल गांधी बाजी मार लेते हैं, 36% लोगों की पहली पसंद, जबकि नरेंद्र मोदी 26% लोगों की। मुसलमानों में यह आंकड़ा और बढ़ जाता है, मुसलमानों में 45% मुसलमानों की पहली पसंद राहुल गांधी, महज 18% मुसलमानों की पसंद है नरेंद्र मोदी। दक्षिण भारत में भी बाजी मारते हैं राहुल गांधी, 37% लोगों की पहली पसंद, जबकि नरेंद्र मोदी 17% की। हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो वहां पर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ जाते हैं, काफी आगे, 41% लोगों की पहली पसंद, जबकि 28% लोगों की पसंद है राहुल गांधी, 41% की नरेंद्र मोदी। जबकि ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है, उस टक्कर में बाजी मार लेते हैं नरेंद्र मोदी, 43% लोगों की पहली पसंद, जबकि राहुल गांधी 31% लोगों की पसंद। ये बहुत सबसे कॉम्प्रहेंसिव सर्वे हम कह सकते हैं कि जहां तमाम सेगमेंट्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में अगर महिलाओं को वोट करना होगा, अनुसूचित जाति को वोट करना होगा, दक्षिण भारत और हिंदी भाषी राज्यों के बीच में किसी तरीके का फर्क है, यह आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश की। और अपने आप में देश का यह सबसे कॉम्प्रहेंसिव, सबसे विस्तृत, सबसे विस्तारित सर्वे है दोनों नेताओं की आपसी जो मुकाबला है उसको। संजय जी, ये जो आंकड़े हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें दक्षिण उत्तर का डिवाइड बहुत स्पष्ट है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का डिवाइड भी बहुत स्पष्ट है, अनुसूचित जाति और उसका भी बहुत फर्क। क्या ये कुछ कहानी दूसरी तरीके से भी कहता है? देखिए, अगर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की जब बात हो रही है, ये इस प्रश्न से ये बहुत स्पष्ट होता है कि ये जो एक हवा सी बन रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में पहचान उनकी सबसे ज्यादा और राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये बहुत लोग बटे हुए हैं। अगर दक्षिण के राज्यों को देखें तो नरेंद्र मोदी का वहां कोई ज्यादा असर दिखाई नहीं पड़ता, उनकी पॉपुलैरिटी वहां ज्यादा नहीं, वहां राहुल गांधी बहुत पॉपुलर हैं। जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, उनकी पहचान है कहां पे? वो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और उसको हमने अलग अलग तरीकों से आंकड़ों को प्रस्तुत करने की कोशिश की। हिंदी भाषी क्षेत्र वो भी है जहां
कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। इन राज्यों में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी के ऊपर उनकी बढ़त है, लेकिन और जगहों में, आप मुसलमानों में आपने देखा, दलितों में देखा, आदिवासियों में देखा, इन सब सेगमेंट में राहुल गांधी की बढ़त है नरेंद्र मोदी पे। मुसलमानों की आपने बात की संजय, और ये सवाल भी पूछा था हमने अपने वोटरों से, कितने मुस्लिम चाहते हैं मोदी को प्रधानमंत्री, और 2011 का जो आंकड़ा था, नरेंद्र मोदी को सिर्फ 2% मुसलमान बतौर प्रधानमंत्री चाहते थे, लेकिन यह आंकड़ा 2013 में आज की तारीख में 9% हो गया है। अच्छा खासा इजाफा है। जबकि राहुल गांधी की बात करें, 2011 में 21% मुसलमानों की वो पसंदीदा चॉइस थे, जबकि ये आंकड़ा 2013 में 2% घटकर 19% हो गया। योगेंद्र जी, ये जो आंकड़े हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी बहुत आगे है और दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी बहुत पीछे है, क्या एक बार फिर नॉर्थ साउथ का डिवाइड स्पष्ट नजर आ रहा है, या जैसे जैसे कैंपेन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हो सकता है नरेंद्र मोदी का प्रभाव दक्षिण भारत में बढ़े और राहुल का उत्तर भारत में? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, मोटे तौर पे जिसे आप नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी लोकप्रियता बता रहे हैं, वो मोटे तौर पे भाजपा बनाम कांग्रेस की लोकप्रियता के आंकड़े हैं। भाजपा जिन इलाकों में कमजोर है, जाहिर है वहां नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत नहीं है, और कांग्रेस जिस इलाकों में मजबूत है, जाहिर है वो थोड़ा सा, या जिन वर्गों में मजबूत है, वहां राहुल गांधी की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी है। मुझे इन आंकड़ों में दो महत्वपूर्ण चीजें नजर आती हैं। पहली तो ये कि कांग्रेस के तमाम तीनों बड़े लीडर्स, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी, इन तीनों को यदि आप एक व्यक्ति मान लें, इनके आंकड़ा कोई आज 2009 में 40% के करीब इनको समर्थन था। यानी कि 40% भारतीय बिना किसी लिस्ट के, बिना कोई नाम दिए, अपने आप इनका नाम लेते थे देश के प्रधानमंत्री के रूप में। 2 साल पहले देखा तब भी अंदाजन 39 था। वो अचानक गिर के 23 पे आ गया है। यानी कि कांग्रेस के, और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का ग्राफ गिर रहा था क्योंकि राहुल आ रहे थे तो वो रिप्लेस हो रहा था, लेकिन राहुल का ग्राफ गिरा है पिछले 2 साल में। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चेतावनी की बात है। जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है, उनका ग्राफ निश्चित ऊपर बढ़ा है। इस वक्त देश के 1 नंबर के उस लिहाज से स्पॉन्टेनियस रेटिंग में है। लेकिन ये याद रखिए कि जब अटल जी थे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री थे 2004 में, तब उनकी रेटिंग 42% हुआ करती थी, ठीक इसी मेथड से CSDS के सर्वे में। यानी कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के अंदर का शून्य तो कुछ हद तक भरा है, लेकिन क्या बीजेपी के कट्टर वोटर के बाहर वो जा पा रहे हैं? ये प्रश्न अभी भी बना हुआ है। ये प्रश्न अभी भी बना हुआ है। प्रभु, क्या जिस ओर इशारा कर रहे हैं और जिस ओर कि जो अभी तक के सर्वे आते थे कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बीच बहुत फर्क नजर आता था, लेकिन जब आपने सेगमेंट वाइज किया और देखा तो 31 और 33 का फर्क है। हालांकि नरेंद्र मोदी लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं और राहुल गांधी का ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ या कमजोर सा नजर आता है। एक बात यह है कि जब आप मैक्रो डेटा लेंगे, वो तो माइक्रो से डेटा बनता है। जितना सेगमेंटेशन मर्जी कर लें, आखिर में 100 तो टोटल बनेगा ही ना। जब आप कहते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के अंदर 41% लोग मोदी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो भी आपने, और केवल 28% दे रहे हैं, उसमें साउथ भी जुड़ा हुआ है। अगर साउथ में वोट कम है, लगभग 250 सीटें ऐसी जो हिंदी भाषी देशों के अंदर प्रभावित होती हैं। अगर मोदी वहां पर राहुल से इतने आगे हैं तो उसका नजर सीट पे भी आएगा। पर सवाल जो साउथ की आप बार बार बात उठा रहे हैं, क्योंकि वहां पर गांधी परिवार हाउस होल्ड नेम है, क्योंकि मैं साउथ का अखबार चलाता हूं। जब सारे देश के अंदर जनता पार्टी जीती थी, साउथ के अंदर इंदिरा गांधी जीती थी, तो वहां पर इंदिरा गांधी परिवार से एक एसोसिएशन, सोशल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं या जान के नाम से कह सकते हैं, और वहां पर भी 18% मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग फिगर है। जिस तरह मोदी जो है पार्टी, जैसे अटल जी पार्टी से बड़े हो गए थे, मोदी जो लगता है पार्टी से बड़े हो गए, उसके लिए मीडिया रेस्पॉन्सिबल हो या NGO रेस्पॉन्सिबल हो या किसी और तरह के लोग हो, और मुस्लिम फैक्टर भी उनके साथ में। ये अचंभा है कि मुस्लिम भी इतनी बड़ी संख्या में उनको वोट दे रहे हैं, जो किसी बीजेपी के नेता को नहीं मिला अभी तक। प्रभु, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्टेबिलिटी जी जो लोग चाहते हैं कि मुस्लिम में नहीं है, 2% से 18% आगे, अगर ये आंकड़े ठीक हैं, 2 से 9 2 से 9 हम तो आंकड़े सच मान के चलेंगे। हम संदेह नहीं कर रहे हैं। मतलब आज की डेट में ये है, कल को क्या इससे बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। आज की डेट में ये मान करके चलें तो मोदी जो एक तरह से एंटी नेशनल, एंटी मुस्लिम वो जो फिगर बनती आ रही है, क्योंकि बीजेपी के किसी नेता को इतने वोट मिलेंगे, मेरे को इसके अंदर खुद लगता है कि आश्चर्य है कि इतनी पॉपुलैरिटी मुस्लिम में उसकी है। हो सकता है गुजरात के सबसे ज्यादा 100% वोट उसके साथ हो। बिल्कुल बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ये 2014 के जो चुनाव का शंखनाद हो रहा है, ये लगभग एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें मोदी अपनी ब्रांडिंग कुछ ज्यादा अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, सुनियोजित तरीके से, राहुल अभी भी बैकफुट पर दिख रहे हैं? इस अंतर के पीछे क्या ये वजह नहीं है?
देखिए, इस सर्वेक्षण की ही अगर बात करें जी, तो इसके तमाम सारे सवालों के जवाब में मुझे लगता है कि कम से कम 28-30% लोग ऐसे हैं जो डोंट नो, अनडिसाइडेड। मोदी वर्सेस राहुल गांधी का जब आपने सीधे सीधे किया तो 31% और 33% और 10% ऐसे जिन्हें दोनों में से कोई पसंद नहीं। 31 और 33 को मिलाकर के 64 होता है, बाकी बचते हैं 36%। जी, यानी इस सर्वे के सैंपल साइज में 36% लोग ऐसे हैं जिनकी या तो कोई राय नहीं है या जो इन दोनों में से किसी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते। इस सर्वेक्षण के आधार पर कोई भी भविष्यवाणी करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जी, दूसरी बात यह है, और यह केवल इस सर्वेक्षण की नहीं बल्कि तमाम सारे सर्वेक्षणों की बात है, आपने प्रेसिडेंशियल वाली बात कही, इससे मुझे ध्यान आया। देखिए, इस तरह के तमाम सर्वेक्षण ऐसी पॉलिटीज में, ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं में अधिक विश्वसनीय होते हैं जहां दो पार्टियां सीधे सीधे आमने सामने हैं और जहां लोगों की राजनीतिक पहचान साफ तौर से देखी जा सकती है। हमारे समाज की राजनीति ऐसी है कि इसमें बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और मल्टी लेयर्ड एग्जिस्टेंस इसमें होता है। इसलिए ये कहना मुझे थोड़ा बहुत विश्वसनीय नहीं लगता कि एक प्रेसिडेंशियल जैसी स्थिति बन गई है। जी, क्योंकि आप मोदी वर्सेस राहुल में जो और सारे लोग हैं और सारे नेता हैं और सारे फैक्टर्स हैं, उनको भी हम अगर ध्यान में उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उनका भी हमने विश्लेषण किया, उनकी भी जानकारी हमारे पास है। लेकिन राकेश सिन्हा जी, जो बात प्रभु कह रहे हैं उसकी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं कि क्या मोदी वाकई पार्टी से बड़े हो रहे हैं? कि अगर दक्षिण भारत के आंकड़ों की तरफ हम देखें, अगर हम जो दूसरी तरफ महिलाओं का अगर आंकड़ा देखें, 29 के 29 दोनों में लगभग बराबर की टक्कर है। देखिए, इसमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी राहुल गांधी कांग्रेस के एक छत्र नेता है, कोई प्रश्न नहीं है। नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव समिति के अध्यक्ष, वो भी एक छत्र नेता। नहीं, मैं दूसरी अब मान लीजिए, अब तो बिग बॉस हो गए। मैं घोषणा आपकी सब बात को मानते हुए जी की नाराजगी के बावजूद, नहीं, आपकी सब बात को मानते हुए भी एक छत्र नेता बार बार कह जाए ना, तो उसके अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया और वो चौहान उनकी फोटो लगाते अगर एक छत्र नेता नहीं, अभी वो स्पष्ट है कि वो उनकी जीत के लिए वो उनकी फोटो नहीं चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी फुल फ्लेज्ड प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में जब कूदेंगे और कुछ उनके सहयोगी जुटेंगे जो दक्षिण में हैं, जब तक वो खुद प्रधानमंत्री के रूप में घोषित नहीं होते हैं तब तक वो ध्रुवीकरण ठीक से होगा नहीं। कांग्रेस के पास जितनी ध्रुवीकरण की क्यों बात करने लग जाते हैं? पार्टियों के बीच ध्रुवीकरण की बात कर रहा हूं। आप हमेशा वहीं पहुंच जाते हैं। और जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है कांग्रेस में, जो राहुल गांधी का ग्राफ गिर रहा है, इसको अर्थशास्त्र में एक नियम है, उपयोगिता ह्रास नियम। राहुल गांधी उसके शिकार हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आएगी ये दूरियां बढ़ेंगी राहुल गांधी की शख्सियत में। कांग्रेस उनके पीछे, मैं मानता हूं कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां राहुल गांधी के प्रति लोकप्रियता रहेगी, क्योंकि गांधी परिवार के कारण रहेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत तौर पर लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि केरल, पश्चिम बंगाल और दक्षिण के राज्यों में जहां पार्टी की हैसियत कम है वहां पर भी पार्टी अब उम्मीद करने लगी है। और वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी ये व्यवस्था हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस बनाकर चुनाव लड़ें। जी, ठीक है। बट चंदन, ये नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए ये एक चुनौती भी है और संकट भी है कि दक्षिण भारत में आपके नेता की पॉपुलैरिटी के बावजूद भी आपकी पार्टी की हैसियत वहां नहीं है। क्या ये एक बड़ा फैक्टर होने वाला है? अगर किसी तरीके का कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक लगता है जो आप लोगों को महसूस होता है, ये चुनौती भी और कठिनाई भी है? देखिए, चुनौती तो जरूर है लेकिन कठिनाई नहीं है। चुनौती इसलिए है कि वाकई ये बात सही है कि दक्षिण भारत के राज्यों में अभी तक बीजेपी अपना पैर जमा नहीं पाई है। और कर्नाटक में हमारी सरकार थी, कर्नाटक में हमारे इस समय लोकसभा में 19 सांसद हैं, 28 सीटें हैं वहां, उनमें से 19 सांसद बीजेपी के हैं जी। अब कर्नाटक में सरकार चले जाने के बाद, येदियुरप्पा जी के अलग होने के बाद लोग सभी कह रहे हैं, और इस बार चुनाव भी हम हार गए राज्य में विधानसभा में, तो वहां पर थोड़ा कम होना तो अस्वाभाविक नहीं होगा जी। लेकिन नहीं, थोड़ा कम होना नहीं चंदन, हमारा सर्वे ये कहता है आप 2 से 6 सीटों के बीच में रह जाएंगे। एवरेज निकालूं तो 4 सीट, 15 सीटों का नुकसान होगा आपको वहां। देखिए, अब से अगले चुनाव तक क्या क्या होता है वो आप देखते जाइए, फिर तब बात करेंगे। येदियुरप्पा वापस आ जाएंगे? नहीं है, येदियुरप्पा वापस आ जाएंगे। देखिए, मैं कुछ भी नहीं कह, मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे। मैं समझ गया, इसीलिए पूछा ये सवाल। कहना ठीक नहीं हो। हाँ, इशारा आपने समझ लिया। इससे आगे मुंह से मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन यह है कि दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है कि हमारे सहयोगी दल नहीं आएंगे। चुनाव के बाद हमें उम्मीद है
कि कई सहयोगी दल जो वहां के प्रमुख दल हैं राज्यों में, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इसलिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का आंकड़ा अगर आप देखें, और बीजेपी के समर्थन में मैं तो देख रहा हूं कि उफान आ रहा है। उफान आ रहा है, वो नरेंद्र मोदी की वजह से भी है, वो नरेंद्र मोदी की वजह से भी है। चंदन, आप सीधे सीधे अब उन्हें घोषित क्यों नहीं कर देते प्रधानमंत्री की पद का उम्मीदवार? लेकिन वो पार्टी के लिए उफान आएगा तभी ना कोई व्यक्ति कामयाब होगा। तो ये बोथ वेज चलता है कि पार्टी के बढ़ने से। हाँ, यानी तो आपके कहने का मतलब ये कि अभी जब कैंपेन आगे बढ़ेगा और चुनाव प्रचार बढ़ेगा तो ये आंकड़े थोड़े बढ़ भी सकते हैं। लेकिन योगेंद्र जी, जो जिस तरफ प्रभु ने इशारा किया कि भाई जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जो दरअसल देश की राजनीति की दिशा को काफी हद तक तय भी करते हैं और डिसाइड भी करते हैं, वहां पर अगर उनकी पॉपुलैरिटी और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में अगर ज्यादा का फर्क है तो वो सीटों में ज्यादा कन्वर्ट होगा, यानी एडवांटेज बीजेपी को होगा। जाहिर है इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा वो है, अगर हम केवल उन राज्यों को देखें जहां कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होती है, केवल हिंदी राज्य नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं है वैसा, कांग्रेस बनाम बीजेपी वाले राज्यों को देखें तो नरेंद्र मोदी 43 पे हैं और राहुल गांधी 31 पे। बहुत क्लियर फासला है। बिल्कुल। और उस पट्टी में जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी है, वहां इस चुनाव में बीजेपी ने एक स्पष्ट बढ़त बनाई है। हमने अलग अलग राज्यों में भी ये चीज देखी। राजस्थान में बराबर की टक्कर है और कर्नाटक में कांग्रेस आ गया, बाकी सब जगह बीजेपी आ गई है। जहां सीधी टक्कर, जी, जहां सीधी टक्कर है, बहुत जगह बीजेपी आ गए है। लेकिन उससे हम इस निष्कर्ष पे न पहुंचे कि मोदी अभी पार्टी से बड़े हो गए हैं। बीजेपी को आपने कितना वोट दिखाया? 27-28%। नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोलने वाले अभी 19% लोग हैं। याद रखें, वाजपेयी की पार्टी को 30% वोट कभी नहीं मिला, 25% वोट मिलता था, लेकिन उनकी लोकप्रियता 42 पे होती थी। वो कहते हैं कि कद व्यक्ति का पार्टी से बड़ा है। नरेंद्र मोदी को अभी बहुत फासला है और वही असली परीक्षा है। जो पहले से बीजेपी के प्रति उत्साहित और झुके हुए लोग थे, वो नरेंद्र मोदी में अपना मसीहा ढूंढ लेंगे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। असली परीक्षा ये है कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसे सामाजिक तबकों में ले जाएंगे, ऐसे क्षेत्रों में ले जाएंगे, ऐसे मनस्थिति के लोगों में, विचारों में ले जाएंगे जहां बीजेपी सामान्यतः नहीं पहुंच पाती। वो परीक्षा राकेश जी, जिस चुनौती की तरफ इशारा कर रहे हैं योगेंद्र जी, क्या वो संभव है? क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अभी नरेंद्र मोदी ने समय से पहले पीक कर लिया। दूसरा, जैसे जैसे वो पीक करते जाएंगे, जैसे जैसे उनकी तरफ बढ़ता जाएगा, हो सकता है ऐसा पोलराइजेशन हो जो उनके खिलाफ भी चला जाए। देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को जो आपके आंकड़े दिखाए कि मुस्लिमों में भी उनकी 9% लोकप्रियता है, एक बहुत चौंकाने वाला भी आंकड़ा है। और ये दिखाता है कि जिस तरह का एक प्रचार प्रसार होता है वो ग्राउंड रियलिटी में ऐसा नहीं है। लोगों की चिंतन दूसरी तरफ है। लोग एक मजबूत भारत और मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पोलराइज करते हैं, वो ये तो फैक्ट है ना। देखिए, ध्रुवीकरण तो पहले से मैं कहता हूं इस देश में रहा है, लेकिन वन साइडेड ध्रुवीकरण रहा है। मुस्लिम वोट बैंक का जो पूरा कंसेप्ट है वो ध्रुवीकरण का कंसेप्ट है। और यदि उसका प्रतिकार होता है तो मैं इसको कहता हूं काउंटर करना, प्रतिकार करना। और अगर उसको वो फायदे में भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। नुकसान तो नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, जब उसका काउंटर किया जाएगा, अगर मुस्लिम वोट बैंक पर जितना भी इंफेसिस होगा उसका काउंटर होगा। इसलिए कांग्रेस को रियलाइज होना शुरू हो गया है। और आप देखिए, कांग्रेस के नेताओं के बयान भी और मुलायम सिंह के बयान भी उसी तरह के आने शुरू हो गए। बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नहीं, रिस्पॉन्ड की बात नहीं है। मैं एक सामान्य बात कहना चाहता हूं कि ये केवल मुस्लिम वोट बैंक की बात नहीं है। अगर इन्हीं आंकड़ों की बात करें तो अभी आपने दलित और आदिवासी और गैर हिंदी क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्रों आदि के जो आंकड़े दिए, मुझे लगता है कि असल में एक तो मोदी को इस समय पार्टी से बड़ा बताना, ये बहुत प्रीमैच्योर्ड स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि आप इस बात को ना भूलें कि मोदी और उनके समर्थक चाहें या ना चाहें, मोदी के व्यवहार में, उनकी शब्दावली में ध्रुवीकरण की एक टेंडेंसी है। और मैं यहां ध्रुवीकरण केवल हिंदू और मुस्लिम के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। आप पार्टी के भीतर ही देख लीजिए। तो अडवाणी जी मोदी के कारण वो भवन में जाके बैठ गए थे और अभी तक यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा मोदी से असुविधा महसूस कर रहे हैं और भी लोग मोदी से असुविधा महसूस कर रहे हैं। तो बीजेपी के लिए भी और मोदी के लिए भी मुझे लगता है कि अभी वो स्थिति हासिल करने में कि मोदी को लेकर के बीजेपी एकदम उत्साहित हो सके, और जैसा अभी इन्होंने कहा योगेंद्र ने कि जो आपका ट्रेडिशनल वोटर है वो तो है ही, लेकिन उसके आधार पर आप नया जोड़ रहा है क्या, आप कुछ नया जोड़ पाएंगे या नहीं, सवाल मोदी के सामने ये होगा और इस पर परख उनकी। बिल्कुल, हमने मोदी की बात की है, हमने कांग्रेस की बात की है, लेकिन जो वोट बैंक है ये बराबर की टक्कर दिख रही है। कहीं अधर में तो मामला नहीं लटक जाएगा, और अधर में लटकता है
तो बाकी जो दल हैं, जो गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई दल हैं, उनकी स्थिति क्या होगी, उसके बारे में वोटरों की क्या राय है। ब्रेक के बाद चर्चा जारी।